In this video, I am going to talk about the loop diuretics. नाम से शो हो रहा है कि लूप पे एक्ट करेंगे. लूप क्या होता है? दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले. मोर स्पेसिफिकली हम जिन डाययूरेटिक्स की बात कर रहे हैं वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं. जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इस पे एक्ट करते हैं लूप डाययूरेटिक्स. सबसे पहले हम फिजियोलॉजी समझेंगे कि लूप में किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है. हमारे पास लूप में सेम थ्री लेवल्स हैं. ल्यूमन का लेवल, असेंडिंग लिम्ब का अपना वॉल का लेवल, और फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस. अब ल्यूमन में हमारे पास फिल्ट्रेट हमारा मूव कर रहा है जिसने एक्सक्रीट होना है. उसमें हमारे पास आयंस प्रेजेंट हैं, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम अलॉन्ग विद अदर थिंग्स. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंस के हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में. तो ल्यूमन में हमारे पास ये तीन आयंस जो हैं ये यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं टुवर्ड्स द ब्लड, टुवर्ड्स द बॉडी. मतलब वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब होने के लिए ल्यूमन से असेंडिंग लिम्ब में मूव करते हैं. और इन तीनों आयंस को एक ही को ट्रांसपोर्टर मूव करवाता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. ये एक सोडियम, एक पोटेशियम और दो क्लोराइड चैनल्स को, नॉट चैनल्स, दो क्लोराइड आयंस को एक ही तरफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है टुवर्ड्स द असेंडिंग लिम्ब इनसाइड द सेल. दो क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम. पोटेशियम के लीकी चैनल्स होते हैं. पोटेशियम जस्ट सीप आउट होता है थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, दोबारा वापस ल्यूमन में जा सकता है. असेंडिंग लिम्ब में अच्छा, अब सोडियम ने उसी सेम मैकेनिज्म के थ्रू अपने एटीपीएस पंप के थ्रू ब्लड की तरफ चले जाना है. इधर ये इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ जा रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के थ्रू. पोटेशियम जो है वो जो यहाँ से इंट्रासेलुलरली मूव हुआ ये वापस लीकी चैनल्स के थ्रू भी जा सकता है. और दूसरा यहाँ पे लीकी चैनल्स के बजाय को ट्रांसपोर्टर मौजूद है. यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर भी एक मौजूद होता है जो पोटेशियम को भी टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाता है, रीअब्जॉर्ब करवा लेता है, और क्लोराइड को भी रीअब्जॉर्ब करवा लेता है. क्लोराइड के लीकी चैनल्स भी होते हैं जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम के पीछे पीछे ग्रेडियंट के चला जाता है. तो समरी ये हुई कि क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम को एक को ट्रांसपोर्टर इनसाइड द असेंडिंग लिम्ब रीअब्जॉर्ब करवा रहा है और फिर वो बॉडी की तरफ सोडियम एटीपीएस के थ्रू मूव कर जाता है और पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू और क्लोराइड के लीकी चैनल्स के थ्रू ये मूव कर जाते हैं. अगर हम बात करें अब लूप डाययूरेटिक्स की, तो लूप डाययूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. सबसे पहले देख लें कि लूप डाययूरेटिक्स द एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और एग्जांपल इनकी फ्यूराजेमाइड एंड टोराजेमाइड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. ये जो को ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर दिया तो क्लोराइड अंदर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा. अब डाययूरेटिक्स हम दे इसीलिए रहे हैं ताकि मतलब हमारे पास सोडियम और वाटर रिटेंशन कम हो, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा उससे, और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा. हाइपरटेंशन की स्टेट को मिनिमाइज करना है. तो ये जो डाययूरेटिक्स हैं, लूप डाययूरेटिक्स, इसको ब्लॉक करेंगे. सोडियम इन अंदर मूव नहीं करेगा, क्लोराइड अंदर मूव नहीं करेगा, पोटेशियम अंदर मूव नहीं करेगा, और ये सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन करवा देंगे थ्रू द ल्यूमन और फिर आगे बॉडी से एक्सक्रीट करवा देंगे इसको. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लूप डाययूरेटिक्स ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड भी होगी, और दूसरी एक बात कि इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी साथ साथ हो रही है. मतलब जो अंदर हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसनट्रेशन है वो भी एक्सक्रीट हो रही हैं साथ साथ. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है दीज आर एब्जॉर्ब सेकेंडरी टू NaCl वाटर. मतलब जब सोडियम क्लोराइड और वाटर रिटेंशन होगी इन द सेल तब मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसनट्रेशन इनसाइड मेंटेन रहेंगी. अदरवाइज ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये यहाँ पे साथ ही इनके निकल जाएंगे जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे. तो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी साथ निकल जाएंगे. तो यहाँ पे हाई लो कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम आ जाएगी. इसको हम इफेक्ट्स में भी देखेंगे. ये लिखा हुआ है कि दीज आयन मैग्नीशियम और कैल्शियम आर एब्जॉर्ब सेकेंडरी टू NaCl. मतलब पहले ये रिटेंशन होती है उसके बाद ये एब्जॉर्ब मतलब कंसनट्रेशन मेंटेन रखते हैं इनसाइड द बॉडी. डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड भी कम डिक्रीज होगा.
फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक ये इंड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, PGE2 को इंड्यूस PGE2 सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ब्रिंग्स अबाउट द रीनल एक्शंस ऑफ दिस ड्रग्स, मतलब इनका एक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इंड्यूस करते हैं, उनकी सिंथेसिस, फिर वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, अब हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो वेजो डायलेशन कॉज करते हैं, तो वेजो डायलेशन कॉज होगी तो किडनी की तरफ ब्लड डायलेशन होगी, ब्लड ज़्यादा जाएगा। रिलीव पल्मोनरी कंजेशन, डाययूरेटिक्स मेनली हमारा एडीमा की स्टेट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो कंजेशन भी मतलब एक तरह की एडीमा की स्टेट होती है। तो रिलीव पल्मोनरी कंजेशन मतलब कॉज फ्लूइड लॉस होगा तो डिक्रीज एडीमा और उसके साथ साथ कंजेशन भी डिक्रीज होगी, तो पल्मोनरी कंजेशन जो है वो मिनिमाइज होगी, वेजोडाइलेशन का इफेक्ट भी होगा, तो कंजेशन ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। डायनामिक्स की काइनेटिक्स की बात करें कि ये जो डाययूरेटिक्स हैं ये अपने टारगेट तक कैसे पहुँचे, हमने इनको ओरली लिया लेकिन ये अपने टारगेट तक कैसे पहुँचेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दे रीच द साइट ऑफ एक्शन बाय ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसको हम आगे जाके देखेंगे कि यूरिक एसिड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे देखना लाजमी है कि जब हम ओरल लेंगे लूप डाययूरेटिक्स, फ्यूराज़ामाइड, टोराज़ामाइड एक्सेट्रा, तो ये ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज़ करेंगे किडनी तक जाने के लिए। अब अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो दीज आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। अब ये करवा क्या रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड और सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन करवा रहे हैं, तो हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि वो सॉल्ट्स भी लेता रहे, उसको सॉल्ट्स बंद करने पड़ेंगे, डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी ताकि ये डायूरेटिक्स अपना इफेक्ट दें आके। उसके बाद क्रोनिक हार्ट फेलियर के केस में हमारे पास जो डायूरेटिक्स का वह है रोल है, दैट इज़ द लोअरिंग मतलब लोअरिंग ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, और वो मेंटेन रखते हैं ब्लड फ्लो को। सेकेंडली अगर हम सिरोसिस ऑफ लिवर की बात करें, सिरोसिस ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलियर में एक और इफेक्ट ये होता है कि एडिमा की स्टेट डेवलप हुई होती है। जब एडिमा की स्टेट डेवलप हुई होगी तो उस एडिमा को ख़त्म करने के लिए हमारे पास डायूरेटिक्स काम आएंगे। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा को भी ख़त्म करने के लिए डायूरेटिक्स दिए जाएंगे ताकि सोडियम वाटर रिटेंशन ख़त्म हो बॉडी से और ब्लड वॉल्यूम कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो, और इस तरह अफेक्ट आएगा। सिरोसिस ऑफ लिवर कॉम्प्लिकेटेड बाय एसाइटीज़ भी मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। इस फ्लूइड को ख़त्म करने के लिए लूप डायूरेटिक देंगे, ब्लड वॉल्यूम कम होगा और ये एसाइटिस की सिचुएशन कम हो जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अच्छा ये सिर्फ तब देंगे जब एसाइटिस होगा, सिर्फ सिरोसिस ऑफ लिवर वाले को नहीं दे सकते हम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो डैमेज है, मतलब किडनी को डैमेज है। अब डैमेज किडनी 100% तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वो फॉर एग्जांपल 60% परफॉर्म कर रही है, तो हमने टुवर्ड्स द किडनी ब्लड फ्लो को कम करवाएंगे ताकि 60% जो हमारे पास एफिशिएंसी है उतना ही ब्लड उसके पास जाए। अगर 100% ब्लड आ रहा है और 60% एफिशिएंसी है तो वो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देगा। हम ब्लड की जो अमाउंट है वो कम करवाएंगे टुवर्ड्स द किडनी, दैट इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स द किडनी, ताकि कम ब्लड आहिस्ता आहिस्ता प्योरीफाई होता रहे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लूप डायूरेटिक्स ब्लड वॉल्यूम टुवर्ड्स द किडनी कम कर देते हैं। रीनल फेलियर में भी यही सिचुएशन है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है तो हम टुवर्ड्स द किडनी कम ब्लड फ्लो करवाते हैं, और प्रोबेबली वेजोडाइलेशन का इफेक्ट भी यहाँ पे काम होता है। हाइपरकैलेमिया, अगर बॉडी में हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन मौजूद है तो सिंपली हमने देखा कि ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की एक्सक्रीशन करवा रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो अगर हाइपरकैलेमिया है तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवानी है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाने के लिए लूप डायूरेटिक्स दे दो। एनाइन डोजेज, अब हमारे पास हमने बॉडी में नेगेटिवली चार्ज आयंस अगर उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो हम लूप डायूरेटिक्स देंगे ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस इंटरेक्ट करें और ये नेगेटिवली चार्ज आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ एक्सक्रीट हो जाएंगे। हाइपरटेंशन इन द केस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, हाइपरटेंशन में अकेले तो
देख के देनी पड़ती है। लेकिन इन केस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, अगर रीनल इम्पेयरमेंट है तो वही एफिशिएंसी वाली बात आ गई कि उसको टैकल करने के लिए हमें लूप डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे। हाइपर कैल्सीमिया की यहाँ पे बात है, तो हाइपर कैल्सीमिया हमने कहा था कि सोडियम वाटर रिटेंशन कम होगी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी एक्सक्रीट होता जाएगा। तो यहाँ पे उस इफेक्ट की बात हुई है। अगर हाइपर कैल्सीमिया है बॉडी में तो कैल्शियम को रिमूव करवाना है, तो आप लूप डायूरेटिक्स दोगे तो सोडियम के साथ साथ इनके साथ साथ कैल्शियम भी निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट्स के, ये तो हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लिए, उसके क्लिनिकल यूजेस देख लिए। एडवर्स इफेक्ट्स में आयन से रिलेटेड मोस्टली हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, नाम से छू रहा है, हाइपो लेस कैलिमिक लेस पोटेशियम कंसंट्रेशन, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुई हुई है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुई हुई है ड्यू टू हाइपोकैलिमिक, ड्यू टू लेस पोटेशियम कंसंट्रेशन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन जब कम होगा तो एल्कलोसिस की सिचुएशन मेंटेन होगी। अब इस एल्कलोसिस को हम फिर आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, लेकिन एडवर्स इफेक्ट लूप डायूरेटिक दिया तो हाइपोकैलिमिक सिचुएशन आएगी, क्योंकि लूप डायूरेटिक जो है हमारा पोटेशियम को एक्सक्रीट करवा रहा था बॉडी से। हाइपर यूरिसीमिया, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट। अब यूरिसीमिया हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड, यूरिसीमिया मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। हाइपर यूरिसीमिया हमने एक इफेक्ट देखा था ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट। ये जो लूप डायूरेटिक्स हैं ये यूज़ कर रहे थे ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाने के लिए, लेकिन हमारे पास यूरिक एसिड जो है वो भी यही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज़ करता है अपने आप को बॉडी से एक्सक्रीट करवाने के लिए। तो अगर लूप डायूरेटिक्स और ये ऑर्गेनिक और यूरिक एसिड दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट लूप डायूरेटिक्स को चूज़ करेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए और यूरिक एसिड को छोड़ देगा। यूरिक एसिड जब मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी से, तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और हाइपर यूरिसीमिया हमारे पास डेवलप हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया, सोडियम वाटर रिटेंशन है, कैल्शियम एक्सक्रीट हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट डेवलप हो जाएगी। हाइपोमैग्नीसीमिया सेम। हाइपर सेंसिटिविटी चेक करनी चाहिए ऑफ द पेशेंट। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी इज व्हेन पर्सन डेवलप्स हियरिंग और बैलेंस प्रॉब्लम्स ड्यू टू मेडिसिन। कोई कभी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड और एंटीबायोटिक्स, ये जो है इनकी अगर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो हम बंदा फील करता है कि बैलेंस बंदे का लूज़ हो रहा है या उसकी कानों में कोई प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस में, तो ऑटोटॉक्सिसिटी इन ड्रग्स की वजह से आ सकती है। एलर्जी इज़ वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वो पेशेंट जिनमें ये लूप डायूरेटिक्स नहीं देने चाहिए वो हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। सेकेंडली हेपेटिक सिरोसिस, लिवर पहले ही डैमेज है और ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट, अगर लिवर डैमेज है और हाइपर यूरिसीमिया हो गया तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसीलिए हम प्रिवेंट करते हैं कि लूप डायूरेटिक्स हेपेटिक सिरोसिस के पेशेंट्स को ना दें। बॉर्डरलाइन रीनल और हार्ट फेलियर, मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या हार्ट फेलियर की डिजीज़, क्योंकि एंड स्टेज पे जो हमारे पास आयनिक कंसंट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड स्टेज भी पहले भी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन एंड स्टेज पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी स्पेशली पोटेशियम की, तो वो बहुत फेटल साबित हो सकती है फॉर द हार्ट फेलियर पेशेंट और द रीनल फेलियर पेशेंट। So that is everything about the loop diuretics. In the next video we will discuss the thiazide diuretics.